Hello everyone, this is Adarsh and welcome back to Geeky Hub. This is troubleshooting video part 2. प्रीवियस वीडियो में मैंने हार्डवेयर डिवाइसेस से रिलेटेड ट्रबल शूटिंग के सॉल्यूशंस देखे थे। इस वीडियो में जो टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं तो उनको कैसे हम ट्रबल शूट कर सकते हैं, तो उनके बारे में कुछ सिनेरियोस को जानेंगे और समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप हार्डवेयर कोर्स की प्लेलिस्ट देख रहे हैं, तो अगर आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको हार्डवेयर कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। इसे आप ओपन कर लीजिए और काइंडली स्टार्टिंग से वीडियो देखें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और आप हार्डवेयर में एक्सपर्ट बन जाए। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस या बुकमार्क कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। इसी के साथ साथ आप वन वीडियो कोर्स की प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आपको और भी बहुत तरीके के कोर्स मिल जाएंगे जो कि सिंगल वन शॉट हैं, एक वीडियो में आप सीख जाएंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम कुछ टेक्निकल इश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे रॉन्ग इनपुट। जैसे आप कई बार कोई बटन दबाते हैं, जैसे आपके कीबोर्ड में रुपी का सिंबल है, अब आप उस रुपी के सिंबल को दबाते हैं लेकिन वहां पे रुपी टाइप नहीं होता है, वहां कुछ और सिंबल टाइप हो जाता है, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपका सिस्टम बार बार अपने आप ही रीस्टार्ट हो रहा है, तो उसे हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या कारण है। बीप साउंड आपके सिस्टम दे रहा है, आपका कंप्यूटर बीप साउंड्स दे रहा है, तो क्या कितनी बीप साउंड्स का क्या मीनिंग है, ये सब हम जानेंगे। पीसी ओवरहीटिंग क्यों होती है, क्या उसके हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और इनकम्पेटिबिलिटी इशू क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे इन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रॉन्ग इनपुट के बारे में जानने वाले हैं। रॉन्ग इनपुट क्या है, क्यों होता है, कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, कई बार जैसे आप हिंदी फॉन्ट डालते हैं तो यहाँ पे आपको हिंदी आपने जैसे लिखा तो कई बार तो हिंदी लिख जाता है, लेकिन कई बार आपने जरूर ये एरर नोटिस किया होगा, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर में अगर आप ये लिखते हो तो कुछ इस तरीके का इनपुट आपको देखने को मिलता है, जैसे हिंदी यहाँ पे तो ऐसे टाइप हो रहा है लेकिन यहाँ पे ऐसे टाइप हो रहा है। तो ये क्यों ऐसा गाइस, ये होता है आपका फॉन्ट इशू। ठीक है, फॉन्ट का इशू। तो यहाँ पे जो रॉन्ग इनपुट है ये आपके फॉन्ट्स में ही आता है, यानी जितने भी आपके ये फॉन्ट होते हैं जिससे आप अपने का स्टाइल है उसे हम चेंज कर सकते हैं, इन्हीं फॉन्ट में ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो आपका जो फॉन्ट है आपको उससे अनइंस्टॉल करना है एक बार और दोबारा से उसे इंस्टॉल कर देना है, यानी री इंस्टॉल कर देना है अपना फॉन्ट। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको अपने ड्राइवर्स भी अपडेट कर लेने हैं, जो आपके इनपुट ड्राइवर्स हैं। ठीक है, अगर आप कुछ इस तरीके का टेक्स्ट आप अगर जो माइक्रोसॉफ्ट का जो टूल आता है जिसे हम कहते हैं हिंदी इनपुट टूल, अगर उससे आप ये काम कर रहे हैं तो आपको वो पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, मतलब अपडेट कर लेना है या रीइंस्टॉल कर लेना है। अगर आप फॉन्ट से डायरेक्ट टाइप कर रहे हैं तो आपको फॉन्ट के जो ड्राइवर्स हैं, जो कीबोर्ड के ड्राइवर्स हैं, वो अपडेट करने हैं। अब वो आप अपडेट कैसे कर सकते हैं मैं बता देता हूं। अगर आप हिंदी फॉन्ट का यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, विंडो प्लस आर दबाना है, यहाँ पे लिखना है devmgmt.msc, एंटर हिट कर देना है। एंड यहाँ पे जो विंडो खुलेगी आपकी डिवाइस मैनेजर की खुलेगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे ढूंढना है अपना कीबोर्ड। तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड ढूंढना पड़ेगा कि आपका कीबोर्ड कहाँ पे है। इस यहाँ पे हमारा कीबोर्ड देखने को आपको मिल रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा HID कीबोर्ड डिवाइस देखने को मिलेगा। राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं अपडेट ड्राइवर पे जाऊंगा एंड यहाँ से अपने आप में सर्च ऑटोमेटिकली वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसके ड्राइवर अपडेट कर लूंगा। तो इस तरीके से जो भी हमारे सिस्टम पे अगर हमारी जो लैंग्वेज है वो सपोर्ट नहीं हो पा रही है तो या तो आपको फॉन्ट रीइंस्टॉल करना है, जो नया वर्जन है फॉन्ट का उसे डाउनलोड करना है, या आपको अपने ये ड्राइवर्स को अपडेट करना है या रीइंस्टॉल कर लेना है। तो ये आपका फॉन्ट वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर आप ये कोई दूसरे टूल की मदद से लिख रहे हैं तो आपको टूल को अपडेट कर लेना है, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये ठीक हो जाएगी। तो कई बार अपडेट ना होने की वजह से या जो आपका कीबोर्ड है उसके ड्राइवर अपडेट ना होने की वजह से ये वाली प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से ये आप अपने रुपी के सिंबल को भी रिजॉल्व कर सकते हैं जो आपका टाइप नहीं हो पा रहा है। तो आपको यहाँ पे अपने ड्राइवर रीइंस्टॉल या अपडेट करने हैं, इसी के साथ साथ फॉन्ट को भी अपडेट या रीइंस्टॉल कर लेना है और आपका जो रॉन्ग इनपुट वाला जो एरर है वो चला जाएगा। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं रीस्टार्टिंग मेनी टाइम्स। बार बार आपका सिस्टम सडनली कभी भी रीस्टार्ट होने लगता है, तो ये क्या प्रॉब्लम है। देयर आर मेनी रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, बहुत सारे रीजन है इनके पीछे। इट कैन बी अ रिजल्ट ऑफ वेरियस इश्यूज इंक्लूडिंग करप्टेड ड्राइवर, जैसे आपके ड्राइवर्स करप्ट हो गए, आपने इंस्टॉलेशन के दौरान ही उसे कैंसिल कर दिया, या और भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन के दौरान लाइट चली गई या और भी बहुत सारे इशू। ठीक है, तब आपके ड्राइवर करप्ट हो जाते हैं, या आपने कोई सॉफ्टवेयर खोल रखा है उसमें काम कर रहे हैं एंड सडनली आपकी लाइट चली गई, वो बंद हो गया, तो मतलब बहुत सारी इश्यूज की वजह से यहाँ पे आपके ड्राइवर्स करप्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस चक्कर में भी आपका जो कंप्यूटर है रिस्टार्ट होने लगता है बार बार।
या आपका हार्डवेयर में कोई फॉल्ट हो, जैसे आपके रैम सही से अटैच ना हो, कभी कभार वो मतलब अटैच हो जाती है तो आपका सिस्टम खुल जाता है और फिर जब डी अटैच हो जाती है तो वो अपने आप शट डाउन हो जाता है। तो ऐसे इश्यूज भी हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ट्रबल शूट करने, अपने ड्राइवर्स देखने हैं कि वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको उसे रीइंस्टॉल करना है। इसके बाद अगर आपकी जो ड्राइवर है वो बिल्कुल ठीक आपको लग रहे हो तो आपको अपने हार्डवेयर इश्यूज पे देखना है, जैसे रैम तो अपनी जगह पे है कि नहीं, हार्ड ड्राइव में सही से कनेक्ट है, जो हमारा साटा केबल होती है, पावर केबल होती है, वो सही से कनेक्ट है कि नहीं। ऐसे आपको इश्यूज फिर चेकआउट करने हैं एंड यहाँ पे आपको ट्रबल शूटिंग करनी है। एक बार आपको उसे निकालना है, क्लीन करना है, वापस से लगा देना है, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट है जैसे सीमोस, रैम और हार्ड ड्राइव, इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 चीजों को आपको देखना है हार्डवेयर फॉल्ट में, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं मेलवेयर, जो आपके वायरसेस हैं, जो भी मतलब ट्रोजन्स हैं, ये आपको अपने सिस्टम पे एनालाइज करने हैं। अगर आपके सिस्टम पे वायरस जैसी कोई चीज है तब भी आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो सकता है बार बार। तो यहाँ पे अगर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ही अब मतलब चेंज कर पाए या रीसेट कर पाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, उससे आपके सारे वायरसेस चले जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो मेन 95% जो आपके इशू आते हैं वो इन 3 कारणों की वजह से ही आते हैं, जब आपका सिस्टम बार बार रीस्टार्ट होने लगता है। तो आपको ये सब चीजें देखनी है। इसी के साथ साथ आपको अपनी केबल्स कनेक्शन भी देखने हैं, जो पावर कॉर्ड है वो सही से हमारे सीपीयू से कनेक्ट है कि नहीं। तो ये सब आपको इश्यूज एक बार देखने हैं, जो आप मेन बेसिक ट्रबल शूटिंग अपने आप खुद कर सकते हैं, वो आपको चेक करनी है। और आई गारंटेड यही आपके जो इश्यूज है, इन्हीं 4 इशू में आपके हो सकते हैं। या तो आपके ड्राइवर करप्ट होंगे, या आपके कंप्यूटर में वायरस होगा, या आपके हो सकता है रैम हार्ड ड्राइव कुछ बार बार डी अटैच हो रही हो, फिर अटैच हो जा रही हो, तो ये इशू हो सकता है। या चौथा इशू आपके पावर कॉर्ड जो है वो बार बार कनेक्ट हो रही है या डिस्कनेक्ट हो रही है, ये हो सकता है। तो इन 4 चीजों को अगर आप ट्रबल शूट करोगे, देखोगे, तो आपका सिस्टम ठीक रहेगा। तो इसका प्रिकॉशन ये है कि आपको अपने जो ड्राइवर्स हैं उन्हें चेक करते रहना चाहिए कि आपके ड्राइवर सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हार्डवेयर को अपने 2 से 3 महीने में ठीक करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, वापस से सही से अटैच कर देना चाहिए। इसी के साथ साथ एक अच्छा एंटीवायरस रखना चाहिए, जिससे आपके कंप्यूटर में वायरस ना आए। एंड जो आपके पावर केबल है वो तो आप हार्डवेयर में मैनेज करोगे ही, जब आप कंपोनेंट को निकाल के लगाओगे तो वायर को भी एक बार लगा के दोबारा से अच्छी तरीके से अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रिकॉशन ले सकते हो और ट्रबल शूटिंग कर सकते हो उस इश्यू को जो आपको बार बार रिस्टार्ट करने में इरिटेट कर रहा है। सो गाइस यहाँ पे जान लेते हैं बीप साउंड्स का मतलब। तो गाइस आपका सिस्टम अगर एक शॉर्ट बीप दे रहा हो, जैसे एक बार बीप होती है, तो इसका मतलब है आपके जो रैम है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। 2 बार शॉर्ट बीप होती है यानी आपके हार्ड ड्राइव में दिक्कत है। 3 बार शॉर्ट बीप होती है यानी आपकी जो कैश मेमोरी है, ठीक है, जब आपके सिस्टम स्टार्ट होता है तब ये बीप साउंड होते हैं। तो 3 बार बीप हो रही है तो आपके कैशे में दिक्कत है। 4 बार बीप हो रही है तो सिस्टम टाइमर फेलियर यानी आपकी सीमोस में दिक्कत है, जो सीमोस बैटरी होती है। 5 बार बीप हो रही है तो आपके प्रोसेसर में प्रॉब्लम है। 6 बार बीप हो रही है तो कीबोर्ड में कोई दिक्कत है। 7 बार हो रही है तो जनरल कोई एरर है, मतलब कोई पेरिफेरल या कंपोनेंट आपका सही से कनेक्ट नहीं है, बस हल्का सा उसका कनेक्शन मिल रहा है, तो आपको उसे ठीक से लगाना है। 8 बार शॉर्ट बीप मिल रही है तो आपके मॉनिटर या लैपटॉप में ज्यादातर ये वाला इश्यू देखने को मिलता है, तो आपकी डिस्प्ले में कोई एरर है, हो सकता है डिस्प्ले कनेक्ट नहीं हो पा रही हो या कनेक्शन नहीं ले पा रही हो, तो इस तरीके का इश्यू लैपटॉप में ही देखने को मिलता है। 9 शॉर्ट बीप हो रही है तो आपके जो बायोस है उसमें कोई एरर आ गया, यानी जो रोम चिप्स होती हैं। 10 शॉर्ट बीप हो रही हो, मतलब 10 बार अचानक से बीप ले रहा हो एक ही बार में 10 बार, ठीक है, तो आपका जो सीमोस है उसमें आप कुछ भी राइट नहीं कर पा रहे हो, वो बार बार रीसेट हो रहा है, तो आपको सीमोस निकालनी है, क्लीन करनी है, वापस से लगा देनी है। तो ये कुछ एरर आपके ऐसे भी ट्रबल शूट हो जाएंगे। 11 शॉर्ट बीप आ रही हो तो आपकी कैशे खराब है, टोटली खराब है। ऊपर वाला जहां 3 शॉर्ट बीप आ रही है तो यहाँ पे आपका कैशे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उसे ठीक करना है। अगर 11 शॉर्ट बीप है तो आपका कैशे पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, ठीक है। इस तरीके के बीप के एरर कुछ इस तरीके की इंडिकेशंस देते हैं कि आपके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इन चीजों का आपको जो क्या है सॉल्यूशन, ये आपको खुद देखना है। जैसे ये हार्ड ड्राइव एरर क्यों आ रहा है, क्या कोई उसका जो साटा केबल है, पावर केबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है उन कंपोनेंट से जो वायर निकल रही है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपके हार्ड ड्राइव का जैसे बीप है तो हार्ड ड्राइव ही मतलब खराब हो गई हो, बैड सेक्टर्स आ गए हो, तो इस तरीके के एरर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम टोटली कुछ ऐसा नहीं बता सकते कि आपको यहाँ पे वायर चेंज कर लेनी है या हार्ड ड्राइव चेंज कर लेनी है। हो सकता है आपकी हार्ड ड्राइव भी वहां पे क्रैश हो गई हो सकता है आपकी साटा केबल में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आपको खुद ही एनालाइज करके
आपको सॉल्यूशन निकालना है कि आपको हार्ड ड्राइव में प्रॉब्लम है या आपके साटा केबल में प्रॉब्लम है। तो इस तरीके की ये एरर होते हैं। तो बीप साउंड से आप समझ सकते हैं कि किस चीज में आपके एरर है। तो यहाँ से इतना आपको विजन मिल जाएगा कि हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो कहाँ पे आ रही है। इसके बाद आपको ट्रबल शूट अपने दिमाग से करना है कि एक बार आप साटा केबल चेंज करके देख लो, अगर कनेक्ट हो रहा है तो मतलब साटा केबल खराब है, अगर साटा केबल चेंज करने पे भी नहीं हो रहा है तो मतलब हार्ड ड्राइव खराब है। तो इस तरीके के लॉजिकल थिंकिंग लगा के आपको फिर आगे ट्रबल शूटिंग बीप साउंड में करनी होती है। सो गाइस, यहाँ पे हम अपना चौथा इश्यू ले लेते हैं पीसी ओवरहीटिंग का। तो ओवरहीट हमारा सिस्टम कब होता है? तो गाइस, जब भी हमारा पीसी ओवरहीट होता है तो हमारा सिस्टम बहुत बार रीस्टार्ट भी होने लगता है। तो ये इश्यू ओवरहीट का होता है। ओवरहीट कब होते हैं? जब हमारे सिस्टम पे हम बहुत देर से बहुत हैवी वर्क वाला काम कर रहे होते हैं, चाहे वो हम ग्राफिक प्रोडक्शन कर रहे हो, एनिमेशन बना रहे हो, बड़े बड़े गेम्स खेल रहे हो और भी बहुत सारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो। तो इस तरीके के जब हम काम करते हैं अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो हमें ओवरहीटिंग का इश्यू देखने को मिलता है। जब हम ओवरक्लॉकिंग करते हैं अपने सीपीयू की, तब भी हमें ये इश्यू देखने को मिलता है। तो गाइस, ये इश्यू आपका हैवी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए ही आपको देखने को मिलता है, या आप चार्जिंग में लगा के अपने लैपटॉप को और खेल रहे हैं गेम, तब ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होंगे? इससे इश्यू ये होंगे कि आपका सिस्टम गर्म होने लगेगा, हो सकता है आपके सिस्टम के अंदर के कंपोनेंट पे बहुत गंदा असर पड़े, हो सकता है आपका सीपीयू पिघलने भी लगे। तो इस तरीके के बहुत बुरे तरीके के असर आपको लैपटॉप में या कंप्यूटर में देखने को मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल भी ओवरहीटिंग में अपना कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं चलाना चाहिए। और इसको आपको एक इंडिकेशन देखने को मिलेगा कि आपको खुद ही अलर्ट देखने को मिल जाएंगे लैपटॉप में या कंप्यूटर में, या आपका पीसी या लैपटॉप बार बार रीस्टार्ट होने लगेगा। तो गाइस, ये आपका ओवरहीटिंग का ही इश्यू होता है। तो इसको हम कैसे बचे, इसका क्या प्रिकॉशन है, क्या इसका सॉल्यूशन है? तो गाइस, आपको अगर आप लैपटॉप में है तो आपको बहुत ही छोटे छोटे फैन देखने को मिलते हैं। तो गाइस, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप बहुत ही अच्छी कूल प्लेस पे अपना लैपटॉप चलाएं। जैसे एसी आपका ऑन है तो ही आप बढ़िया से गेम खेले, मतलब अपना इन्वायरमेंट आप कूल रखें, ठीक है। इसी के साथ साथ जो आप ओवरक्लॉकिंग करते हैं वो ज्यादा ओवरक्लॉकिंग ना करें। जितनी आपको लिमिट है, मतलब जितने आपको मैक्सिमम चाहिए, बस उससे ज्यादा ओवरक्लॉकिंग आप करें ना, ठीक है। इसी के साथ साथ आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन में अपना लैपटॉप ना चलाएं। अगर आपने ओवरक्लॉकिंग कर रखी है, आपका पीसी जल्दी हीट हो जाता है, ठीक है। ज्यादा ड्यूरेशन में अपना लैपटॉप ना चलाएं, ठीक है। और कुछ कूलिंग डिवाइसेस आते हैं लैपटॉप के लिए भी, यूएसबी इंटरफेस के होते हैं, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो आप जो कूलर फैंस होते हैं, कूलिंग डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे कूलिंग डिवाइसेस भी आते हैं, कूलर फैंस भी आते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। इनकी मदद से आपका जो ओवर हीट है वो बहुत जल्दी जल्दी बाहर एग्जीक्यूट होती जाएगी और आपके सिस्टम को कूल रखती जाएगी। तो इसमें आप ओवरक्लॉकिंग काफी देर तक भी कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप है तो ऑब्वियसली आपको वहां पे बहुत ज्यादा ऐसी सुटेबिलिटी देखने को मिल जाती है। तो गाइस, इसका यही इशू है कि ओवरहीट से बचने के लिए आपको कूलिंग डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे, कूलर फैन लगाना पड़ेगा और एक अच्छे ठंडे इन्वायरमेंट में आपको सिस्टम रखना पड़ेगा, और तब आपको काम करना है। तो इस तरीके से ही हम अपनी हीट को प्रिवेंट कर सकते हैं जो हमारे सीपीयू के पास बन रही है। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं इनकम्पेटिबिलिटी इशू की। गाइस, आपने देखा होगा कई बार कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ यहाँ पे आप फोन का एग्जांपल ले ले तो कई बार कुछ फोन होते हैं जो काफी पुराने मॉडल के हो जाते हैं, तो कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होते उनमें, जैसे कुछ वहां पे लिखा जाता है दिस ऐप इज नॉट वर्किंग ऑन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरीके के जो इशू आपके कंप्यूटर में देखने को मिलते हैं, जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं चल पाते हैं, या कोई गेम नहीं चल पाता है, या कोई यूटिलिटी नहीं चल पाती है, तो वो सारे इशू आपके इनकम्पेटिबिलिटी वाले इशू में ही आते हैं। अब जैसे आपके 2 GB रैम का टोटल कंप्यूटर है, ठीक है, 2 GB रैम, और आप वहां पे इंस्टॉल करना चाहते हो विंडोज 10 64 बिट, तो आपका तो मिनिमम यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है 2 GB ही होती है। तो आपका विंडोज 10 इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन काफी हैंग करेगा, बहुत इश्यूज आएंगे, तो आपको मजा नहीं आएगा उसे चलाने में। वहीं 2 GB में काम तो करेगा लेकिन मजा नहीं आएगा। वहीं अगर मैं बात करूं 1 GB रैम वाले कंप्यूटर में, तो विंडोज 7 तो इसमें मस्त रन करेगी, लेकिन अगर मैं 10 इसमें 64 बिट इंस्टॉल करने की बात करूं तो 10 को ये झेल नहीं पाएगा, आपको BSOD वाला एरर देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला जो इश्यू यहाँ पे आएगा BSOD वाला, तो ये तो आएगा आपका कि आपकी रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रही, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या हो रही है यहाँ पे, इनकम्पेटिबल हो रही है। मतलब ये 1 GB रैम का कंप्यूटर इनकम्पेटिबल है विंडोज 10 को चलाने के लिए।
तो इनकम्पेटिबिलिटी का इशू आपको तब देखने को मिलता है जब आपकी स्पेसिफिकेशन नहीं मैच करती है, जब आपके पेरिफेरल मैच नहीं करते हैं, जब आपके कंपोनेंट आपके सिस्टम से मैच नहीं करते हैं। अब कोई हैवी ग्राफिक कार्ड है या i7 या i9 प्रोसेसर जो अभी करंटली आ रहा है 2066 सॉकेट में जो लगता है, ठीक है, अब वो अगर आप गीगाबाइट H61 मदरबोर्ड में लगाओगे तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है i5 सेकेंड जनरेशन के प्रोसेसर को चलाने की। तो अगर हम उसमें i9 10th जनरेशन का लगाएंगे जिसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है आपके i5 सेकेंड जनरेशन को चलाने की, तो क्या वो i9 10th जनरेशन को रन कर लेगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वहां पे आपको इनकम्पेटिबिलिटी का इश्यू देखने को मिल जाएगा। तो हार्डवेयर में जितनी भी इनकम्पेटिबिलिटी होती है वो सारा इनकम्पेटिबल इश्यू में आते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे आपने एक माउस लगाया, ठीक है, वो माउस है लेजर माउस, उसका मिनिमम ओएस रिक्वायरमेंट है विंडोज 8.1, ठीक है, और आप उसे एक्सपी वाले कंप्यूटर में लगा रहे हो, आपके पोर्ट्स पूरे हैं, आपके सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसमें सपोर्टेड नहीं है वो वाला, तो क्या आपका लेजर वाला माउस लग जाएगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको मिनिमम ऑपरेटिंग सिस्टम वो विंडोज 8.1 चाहिए। तो यहां पे भी आपका इनकम्पेटिबिलिटी का इशू आ जाएगा। तो आपको कंपेटिबिलिटी के हिसाब से ही अपने पेरिफेरल कंपोनेंट खरीदने होते हैं। आपको यहाँ पे कंपेटिबिलिटी अपने मदरबोर्ड की देखनी होती है कि वो DDR3 रैम सपोर्ट करता है, DDR4 रैम सपोर्ट करता है, या DDR3 ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करता है, DDR5 ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करता है। तो आपको जो भी यहाँ पे कंपोनेंट लेने या पेरिफेरल लेने हैं, तो आपको मदरबोर्ड में कंपेटिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि क्या ये इसको कंपेटेबल करता है, क्या कोई मुझे एरर तो देखने को नहीं मिलेगा या डिस्कनेक्शन तो देखने को नहीं मिलेगा बाद में लेने के। तो इनकम्पेटिबिलिटी आपको बहुत जरूरी है। जब भी आप नए सिस्टम लेते हैं तो आपको अपने मदरबोर्ड का कंपेटिबिलिटी देखनी पड़ती है।